हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। स्वागत है आप सभी लोगों का एसएएच सीरीज़ में। आई होप यू आर डूइंग फाइन। सबकी प्रिपरेशंस बढ़िया चल रही होंगी और अब आपका पेपर जल्दी से आने वाला है। 1 महीने के आसपास का टाइम बचा हुआ है आपके पेपर में। सो आई होप आपकी प्रिपरेशंस एकदम ट्रैक पे चल रही होंगी और बढ़िया तैयारी हो रही होगी। सो बढ़िया ऐसे ही लगे रहना अपने पेपर की तैयारी में और जल्दी से आपको मेंस क्रैक करना है और इंटरव्यू देना है और रैंक लानी है। सो वेलकम बैक। सो आज हम देखेंगे जो हमारे बचे हुए कुछ थीम्स जो हमारी बच गई थी ऐसे के लिए, कुछ हमारे टॉपिक्स जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं, आज हम उनको देख लेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे पीवाईक्यूज़ की, कुछ पीवाईक्यूज़ हम आज ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, ठीक है? फिर कुछ पीवाईक्यूज़ हम कल के लेक्चर में, जो कि फाइनल लेक्चर होगा 8th लेक्चर, उसमें ब्रेनस्टॉर्म कर लेंगे, ठीक है? और कुछ सीक्रेट्स ऑफ ऐसे जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 9th और 10th लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे, उसको हम डाउट सेशन के साथ में डिस्कस कर लेंगे, है ना? कि क्या सीक्रेट्स होते हैं, है ना? कि मतलब क्या जो डूज़ हैं कुछ या डोंट्स हैं, वो क्या-क्या हैं ऐसे के, है ना? अब जैसे कुछ बच्चों के 50 और 60 में मार्क्स आ रहे हैं, तो कुछ ऐसी वो गलती कर रहे होंगे जो आपको नहीं करनी है ना? वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सीक्रेट्स ऑफ ऐसे में। और अगर आपका स्कोर 80 और 90 के आसपास आ रहा है, तो आप कैसी चीज़ें कुछ कर सकते हैं, कुछ डूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका स्कोर पुश होकर 100 प्लस हो जाए। क्योंकि 10 से 20 मार्क्स की एज जो है आप ला सकते हो बहुत आराम से, अगर आपको एक डायरेक्शन मिल जाए तो, है ना? कभी-कभी क्या होता है डायरेक्शन की कमी होती है हमारे पास, इस चक्कर में हमारा जो है 10 और 20 मार्क्स का शॉर्टेज हो जाता है। टारगेट बस याद रखना है 100 प्लस 120 टारगेट करना है किसी भी कीमत पे। और अंडर 20 रैंक लानी है। अंडर 20 का टारगेट है आप सभी लोगों का। सो स्टार्ट करते हैं आज का यूपी ईसीएस ऐसे सीरीज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हम इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? सो लेट मी एडजस्ट द पेन। सो इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे पहले इंटरनल सिक्योरिटी होती क्या है? व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी? डू यू नो दैट व्हाट इज एक्सटर्नल सिक्योरिटी, व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी? वो हमको पता है या नहीं पता है ना? जो विद इन बॉर्डर्स हो, इंडिया के मैप के अंदर की जो सिक्योरिटी है, विद इन आवर बॉर्डर्स, उस सिक्योरिटी को इंटरनल सिक्योरिटी कहते हैं। अब उसके कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं? वो कंपोनेंट्स देख लेते हैं एक बार। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल हार्मनी, इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ। अगर ये कीवर्ड्स आप अपने आंसर में नहीं डाल पा रहे हो, तो आप कहीं न कहीं 10 और 20 मार्क्स की एज लूज़ कर रहे हो। अगर इंटरनल सिक्योरिटी आपने डाला है अपने एसे में, तो ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। दीज कीवर्ड्स मस्ट फीचर इन योर एसे बिकॉज इट शोज द इंटेलेक्चुअल डेप्थ, है ना? इंटेलेक्चुअल डेप्थ जो होती है जो इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी होती है, वो ये कीवर्ड शो करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, है ना? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल हार्मनी, इकोनॉमिक रेजिलियंस, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ, इस तरीके से। नेचर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है? क्या है सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स हमारे? वो एक बार देख लेते हैं। टेररिज्म जो कि क्रॉस बॉर्डर है और होम ग्रोन है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, आप अपने ऐसे में नक्सलिज्म वर्ड का यूज थोड़ा कम करेंगे, आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का यूज करेंगे, है ना? क्योंकि ये ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी क्या है, उसी का यूज करना है। इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अभी ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मणिपुर जो है आपका बॉयल हो रहा है ना? मणिपुर में रेशियल जो आपकी, है ना, रेशियल एनिमोसिटी चल रही है 2 रेसेस में, आपकी मैती कम्युनिटी और आपकी जो है दूसरी कम्युनिटी के बीच में, है ना? 2 कम्युनिटीज़ के बीच में कुकी ज़ो कम्युनिटी, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मणिपुर में। तो ये इंसर्जेंसी आपको पता होनी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा है, ठीक है? तो उस तरीके से आपको अपना कंटेंट जो है ना, उसको अपने जीएस 3 से भी निकालना है ना? जीएस 3 का भी कंटेंट आपको यूज़ करना है। कम्युनलिज़्म, सेक्टेरियन वायलेंस, कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, सोशल अनरेस्ट, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये आपके जो है थ्रेट्स हैं। जब आप डायमेंशंस बनाओगे, तो पहला डायमेंशन आपने बनाया टेररिज्म का, दूसरा डायमेंशन आपने बनाया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, तीसरा बना दिया आपने इंसर्जेंसी का, चौथा कम्युनलिज्म का, पांचवा साइबर सिक्योरिटी का, छठवां ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ड्रग ट्रैफिकिंग का बना दिया, सातवां फेक करेंसी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के थ्रेट्स का बना दिया, आठवां आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल इमिग्रेशन का बना दिया। इस तरीके से आपको जो है डायमेंशंस बनाने हैं। फिर टेररिज्म क्या है? टेररिज्म पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक ऐसे आपका अगर सेपरेट टेररिज्म पे आ जाता है, तो उसको आपको इंटरलिंकेजेस भी आनी चाहिए, है ना? टेररिज्म की लिंकेजेस आप क्या फेक करेंसी के साथ कर पा रहे हो?
कि टेररिज्म में कैसे फेक करेंसी का यूज़ होता है क्रॉस बॉर्डर में। हाउ टेररिज्म इज़ लिंक्ड विथ ड्रग ट्रैफिकिंग। किस तरीके से आप लिंक कर पा रहे हो तारीख़ तालिबान को। कैसे ओपीएम की ट्रेड होती है अफ़गानिस्तान में, ओपीएम को किस तरीके से यूज़ किया जाता है टेररिज्म के लिए। किस तरीके से ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम्स जो है सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को। नेक्सस क्या होता है? ये चीज़ें, इतनी इंटरलिंकेजेस आपको लगानी पड़ेंगी एग्ज़ाम में। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स, जैसे आपने सुना होगा आईएसआईएस, ये जो है रेडिकलाइजेशन करता है। यूज़ ऑफ स्लीपर सेल्स, लोन वुल्फ अटैक्स। अब ये कीवर्ड अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो अपने एग्ज़ाम में, अपने ऐसे के पेपर में, तो यू आर लूज़िंग मार्क्स। यू आर लूज़िंग 1 और 2 मार्क्स इफ यू आर नॉट यूज़िंग these keywords in your essay. So you need to use these keywords to gain over your competitors, है ना? टेरर फंडिंग कैसे होती है? हवाला क्या होता है? फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म, ये इम्पोर्टेंट है इस बार, बहुत इम्पोर्टेंट है ना? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मार्च 31, 2026 हमारी डेडलाइन है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म को ख़त्म करने की इंडिया से। ये हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब ने ये डेडलाइन जो है अनाउंस की है और प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की है। तो वी आर अधेयरिंग टू दैट डेडलाइन। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म में क्या पढ़ना है कि व्हाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म? सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन की वजह से, गवर्नेंस डेफिसिट की वजह से, ट्राइबल एरियाज़ में, फॉरेस्ट एरियाज़ में पाया जाता है। लोकल ग्रीवेंसेस रीएड्रेस नहीं हुए हैं लैंड रिसोर्सेज को लेकर। जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कैसा है, जो समाधान स्ट्रेटजी आपने पढ़ी होगी जीएस 3 में, उसको लिख कर आना है। वो समाधान स्ट्रेटजी आपको लिख कर आनी है अगर आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का अगर टॉपिक आ जाता है ऐसे में तो। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को, है ना, क्या है एथनिक जो है कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है मणिपुर में, क्या है ऑटोनॉमी का इशू, क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस क्या हैं, क्योंकि कुकी जो कम्युनिटी है वो लार्जली आपकी म्यांमार से जो है माइग्रेट करके आई हुई है ना? ये माइग्रेट करके आए हुए हैं। जब वहाँ पर हुंटा गवर्नमेंट जो थी, हुंटा का जब वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं पावर का कैप्चर हुआ, जब पावर कैप्चर करी हुंटा गवर्नमेंट ने, तब फिर वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, फिर मणिपुर में बॉयलिंग स्टार्ट हो गई फिर से। तो ये लिंकेजेस आपको एस्टैब्लिश करनी है अपने पेपर में। इस तरीके से आपको ऐसे को अप्रोच करना है लॉजिकली और एनालिटिकली। पीस अकॉर्ड्स क्या हैं? कौन से पीस अकॉर्ड्स हुए हैं? नागा पीस अकॉर्ड क्या है 2015 का? वो कोट करना है, एग्ज़ाम्पल लिखना है, नागा पीस अकॉर्ड 2015। साइबर सिक्योरिटी के क्या चैलेंजेस हैं? साइबर अटैक्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एम्स पर क्यों बढ़ रहे हैं? डेटा ब्रीचेस क्या होती हैं? रैनसमवेयर अटैक्स क्या होते हैं? बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर क्या खतरा है? आपने अभी सुना होगा, अभी एक डिजिटल अरेस्ट नाम की इश्यू चल रही है, दैट इज़ अ थ्रेट। ये आपका पूछा जा सकता है ऐसे में कि व्हाट इज़ डिजिटल अरेस्ट एंड इट्स चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। सिंपल आपका ऐसे बन जाएगा। सो यू नीड टू नो दैट व्हाई डिजिटल अरेस्ट, व्हाट इज़ डिजिटल अरेस्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड एट द पॉलिसी लेवल, at the institution level or at the people level. So you should be aware about those things. Fake news, misinformation. बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या इशू है? अब बॉर्डर मैनेजमेंट में आपको ये इंडिया का बॉर्डर जो है पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैप गंदा बन गया है, इसको बेयर कर लेना, है ना? क्योंकि मुझे ये है आपकी इधर, एक सेकंड में फिर से कोशिश करता हूँ। हाँ, तो यहाँ जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर किस तरीके से मैनेजमेंट होता है? जो नेपाल के साथ बॉर्डर है, वहाँ पे कैसे मैनेजमेंट होता है? जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, वहाँ कैसे मैनेजमेंट होता है? म्यांमार के साथ कैसे होता है? चाइना के साथ कैसे होता है ना? और जो कोस्टल बॉर्डर है हमारे श्रीलंका, मालदीव्स के साथ में और आपका जो है इंडोनेशिया के साथ, वो कैसे मैनेज होता है? तो ये दैट काइंड ऑफ नॉलेज यू शुड यूज़ इन योर एसे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। Because in the first lecture itself we understood that why content is important, because without content your essay will look like a hollow vessel, खाली बर्तन लगेगा। उसमें जब तक पानी नहीं भरेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, उसको भरना है अभी, उसको कंटेंट से फिल करना है।
बाकी बर्तन बनाना हमने सीख लिया है कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन करना है, किस तरीके से कंक्लूजन करना है, फॉर्मेट क्या होगा, स्ट्रक्चरिंग क्या होगी, पर वो पानी तो उसमें भरना पड़ेगा, उसकी फिलिंग तो करनी पड़ेगी। तो यही फिलिंग है आपकी। हमारा लॉन्ग और पोरस लैंड बॉर्डर है विद मल्टीपल कंट्रीज। आपने सुना होगा म्यांमार के साथ बॉर्डर एकदम सील्ड नहीं है, बांग्लादेश के साथ भी शील्ड नहीं है। इलीगल जो माइग्रेशन हो रहा है रोहिंग्यास का, उसका इशू, कोस्टल सिक्योरिटी का इशू, जो इतना ड्रग की ट्रैफिकिंग हो रही है, जो इंडिया में जब 26/11 का अटैक हुआ था, वो वाटर के थ्रू ही तो हुआ था। मुंबई में जो टेररिस्ट आए थे इंडिया में, मुंबई में, वो वाटर के थ्रू ही तो आए थे। तो कोस्टल सिक्योरिटी को क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं हम लोग? टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? रोल ऑफ बीएसएफ एंड कोस्ट गार्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी इसी तरीके से देखना है आपको। कितने टाइप के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं वो आपने जीएस 3 में पढ़ा होगा। अब इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस? एमएचए तो आपकी एक अम्ब्रेला बॉडी हो गई, फिर एनआईए है आपकी, आईबी है आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, रॉ है आपकी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इनका क्या रोल है नक्सलिज्म को खत्म करने में, इंसर्जेंसी को खत्म करने में? स्टेट पुलिस का क्या रोल होता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्या रोल है ना? अब जैसे लीगल प्रोविजंस क्या हैं आपके, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स क्या हैं? यूएपीए है आपके पास, एनएसए है आपके पास, अप्सपा है आपके पास। अप्सपा कहाँ-कहाँ है, इसके क्या चैलेंजेस हैं, है ना? क्या-क्या इश्यूज़ हैं इसके, ये पता होना चाहिए आपको। ये आपने पढ़ा होगा अपने पॉलिटी में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, मैक, these are the keywords that is necessary in your essay in order to score above 120. These kinds of keywords are necessary. What are the emerging challenges? Emerging challenges क्या हैं? Radicalization, very very important, because we have seen that how recently the terror attack on the Red Fort के पास में जो टेरर अटैक हुआ था, वो रेडिकलाइजेशन का ही रिजल्ट था। यूज ऑफ ड्रोन्स, हाउ ड्रोन्स आर यूज्ड फॉर स्मगलिंग एंड सर्विलांस। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि कैसे रात होती थी, तो रात में ड्रोन से अटैक होते थे इंडिया पर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था हमने ये। हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है? ग्रे वॉरफेयर क्या है? अब हमारा डेवलपमेंट सिक्योरिटी नेक्सस क्या है? व्हाट इज डेवलपमेंट सिक्योरिटी नेक्सस? क्या पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनरेस्ट को कंट्रीब्यूट करेंगे? बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, एंड हाउ वी विल मैनेज अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन अ कंट्री लाइक इंडिया, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट कैन लीड टू अनरेस्ट। जैसे नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ, जो यूथ का प्रोटेस्ट है, तो वो इंडिया में भी तो हो सकता है। सो वी नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, and how we should ensure that comes under internal security. What is the need for good governance and transparency? है ना? That is development security nexus. Because if people think that government is transparent enough and people are aware about the working mechanism of the government, then they are somewhat satisfied with the government. वो satisfied होते हैं, उनको लगता है कि यार मुझे बता तो रही है गवर्नमेंट एटलीस्ट कि गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग हेयर एंड गवर्नमेंट इज गेटिंग फंड्स फ्रॉम हेयर एंड इन्वेस्टिंग इन सच एंड सच सेक्टर्स। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन? व्हाट इज द रोल ऑफ अवेयरनेस? वे फॉरवर्ड क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड इन सिक्योरिटी? टैप, जो आपका टेक अपग्रेडेशन करना है आपको, कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी इंफ्रा बनाना है, बॉर्डर इंफ्रा डेवलपमेंट करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, प्रमोटिंग सोशल हार्मनी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इस तरीके से आपको कंक्लूजन अपना लिखना है। और मैंने आपके लिए कुछ अपने स्कॉलर्स भी यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप वो स्कॉलर्स भी एक बार देख लेंगे, जिससे आपका एग्जाम में कोड करना थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे आपके अजय साहनी है, उन्होंने इंटेलिजेंस लेड गवर्नेंस की बात की है ना? आपके विवेक देवरॉय ने ब्लैक मनी को कर्व करने की बात की है। प्रकाश सिंह केस में किस तरीके से पुलिसिंग रिफॉर्म, जो पुलिस में रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसकी बात की गई है। वोहरा कमेटी ने किस तरीके से नेक्सस की बात की है कि ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, पुलिस और ऑर्गेनाइज क्राइम में नेक्सस होता है। गुलशन राय कमेटी जो है साइबर पॉलिसी की बात कर रही है। नरेश चंद्रा कमेटी, इसी तरीके से आपको जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ से उठा लेने हैं और एग्जाम में उनको यूज करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर और फॉरेन पॉलिसी से लेकर। So India's foreign policy is guided by principles of strategic autonomy. This is the most important keyword for the 21st century.
peaceful coexistence, sovereignty, and national interest. If you're not writing these keywords in your essay of international relations or foreign policy, then your essay looks hollow. वो इनकम्प्लीट लगेगा, वो जेनेरिक लगेगा, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर का ऐसे नहीं लगेगा. यू हैव टू राइट फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू. इसलिए ये सब कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं. How India's international relations are shaped by what are the factors? Number one factors is geopolitical competition from USA and China. Economic globalization. We are the fourth largest economy in the world, fourth or fifth largest. There is a technological shift. We are shifting towards the 5G and 6G. Emerging security challenges are shaping India's foreign policy. Operation Sindoor, Indo Pacific. These are the challenges with respect to India. Because China is a big country and India requires the support of the foreign players to counter the rise of China in Indo Pacific. That is important. We are capable of tackling Pakistan in international arena. But the power, the economic power, the military might of China is such that we require the global community to support the claims of India. So, what are the core principles of India's foreign policy? Strategic autonomy, number one. Number two, Panchasheel principles, peaceful coexistence, mutual respect, and territorial integrity. Respect for our sovereignty. Multilateralism. India always supports multilateralism. Rule based global order होना चाहिए. UN. India always supports UN. India's policy is driven by neighborhood first. पहले हमारे नेबर्स आएंगे, फिर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं. वसुधैव कुटुंबकम. ये हमारी पॉलिसीज ये है. बर्निंग इश्यूज क्या है इंटरनेशनल रिलेशन में? इंडिया चाइना रिलेशंस अभी हमने देखा है ना. गलवान के बाद इंडिया चाइना रिलेशंस जो है बॉइलिंग पे है. अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहे हैं. ठीक है. गलवान इंसिडेंट देख लिया हमने, जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था. ट्रेड इम्बैलेंस चाइना के फेवर में. $100 बिलियन का जो है इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ. दैट वी नीड टू नो. दैट्स वाई इंपॉर्टेंस ऑफ चाइना. सो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस? डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने पड़े गलवान की वजह से. क्वाड कोऑपरेशन करना पड़ा, यूएसए के साथ हमको कोलैबोरेट करना पड़ा. सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन हुआ. सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन कैसे? ऑफ शोरिंग हुई है ना. ऑफ शोरिंग मतलब ये होता है नियर शोरिंग एंड ऑफ शोरिंग. ये आप इसको याद कर लेना, इसको लिख लेना. इसका मतलब ये होता है कि जब एप्पल या फिर अदर कंपनीज चाइना से निकल कर कहीं और डाइवर्सिफाई करती हैं उसकी नेबरिंग कंट्रीज में, तो जो फ्रेंडली नेशन होते हैं, जो फ्रेंड होते हैं आपके, उनके साथ जो है उनके यहाँ पर आप जो है प्लांट सेटअप करते हो. वे फॉरवर्ड क्या है? डिप्लोमेटिक डायलॉग करना है. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म्स लेकर आने हैं. चाइना और इंडिया पाकिस्तान का दूसरा इशू है बर्निंग इशू. अब इसमें हमने चैलेंजेस तो देख ही लिए हैं. इम्प्लीकेशंस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है. इंडो पैसिफिक एंड क्वाड का बर्निंग इशू. वे फॉरवर्ड क्या है इसका? रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इज दी बर्निंग इशू? बर्निंग इशू क्या है? इंडिया से किस तरीके से रिलेशन है, क्योंकि हमको ऑयल इंपोर्ट करने से रोका जा रहा है. देयर इज प्रेशर फ्रॉम यूएसए ऑन इंडिया फॉर इंपोर्टिंग ऑयल. वी हैव बीन फेसिंग 25% पेनल्टी ऑन ऑयल इंपोर्ट्स. 25% की जो पेनल्टी लग रही है हमको, 25% टैक्स प्लस 25% पेनल्टी है ना. ये सबसे ज़्यादा टैक्सेस इंडिया को देने पड़ रहे थे. वेस्ट एशिया में क्या बर्निंग इश्यूज हैं? ईरान का क्या कॉन्फ्लिक्ट है? इसराइल का क्या कॉन्फ्लिक्ट है? पैलेस्तीन का क्या कॉन्फ्लिक्ट है ना. ये कॉन्फ्लिक्ट से बेसिस पे आ सकता है क्वेश्चन ऐसे में. इम्प्लीकेशन क्या है वो आपने आईआर में पढ़ा होगा कि ऑयल प्राइसेस पे इम्पैक्ट आ सकता है, रेमिटेंसेस पे इम्पैक्ट आ सकता है. Climate diplomacy is important. Why it is important, climate diplomacy? Because Trump has left the Paris Agreement 2015 और UNFCCC को भी लेफ्ट कर दिया उन्होंने. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट है ना. ट्रम्प का क्या इंपॉर्टेंस है उसमें? क्योंकि यूएसए इज वन ऑफ द लार्जेस्ट
फंड्स, फंड्स की इंपॉर्टेंस है, यूएस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, फंड्स की इंपॉर्टेंस है। जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा था या फिर जो मिटिगेशन और एडेप्टेशन मेजर्स ले रहे थे हम लोग, अब उसकी फंडिंग का इशू आएगा। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी? एफटीएज, जो अभी हम एफटीए कर रहे हैं यूएसए के साथ, ओमान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और यूके के साथ, क्यों कर रहे हैं? व्हाट आर दी बेनिफिट्स? इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया, क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस इंडिया की बढ़ेगी, डिफेंस नीड्स की मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, प्रेशर ऑन दी ग्लोबल पावर्स। सो व्हाट इज दी वे फॉरवर्ड? क्या है स्ट्रेटेजिक रोड मैप? क्या होना चाहिए? सबसे पहले वी विल स्ट्रेंथन नेबरहुड डिप्लोमेसी, नंबर 1। नंबर 2, we will deepen Indo-Pacific engagement to counter the rise of China. Number 3, we will enhance defense and technological capabilities. We will become Atmanirbhar in defense. We will develop our own aircraft. फिफ्थ जनरेशन हम अपना खुद बनाएंगे। फोर्थ क्या है? इन्वेस्ट इन एनर्जी सिक्योरिटी एंड ग्रीन ट्रांजिशन, जिससे हमें ऑयल पे डिपेंडेंसी ना हो, जिससे हमारी पॉलिसीज को कोई और डिक्टेट ना कर पाए। वी विल प्रमोट डायस्पोरा डिप्लोमेसी बिकॉज वी हैव द लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। सिक्स्थ नंबर का क्या है? वी विल एक्सपांड मल्टीलेटरल एंगेजमेंट, जैसे ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, SC हो गया, क्वाड हो गया। वी विल बिल्ड रेजिलियंस इन द इकोनॉमिक, वी विल बिल्ड रेजिलियंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स, जैसे कि ट्रांजैक्शनल ना हो, ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप्स नहीं होनी चाहिए, है ना? ट्रांजैक्शनल क्या होता है कि एक हाथ दो और एक हाथ लो, इस तरीके की पार्टनरशिप में इंडिया बिलीव नहीं करता है। फिर आपका कंक्लूजन आ जाएगा। जो नेक्स्ट ऐसे हमारा वो है लिटरेचर। जो सेक्शन ए में आपका लिटरेचर का एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, वो इससे आपको सॉल्व करना है। व्हाट इज लिटरेचर? दैट यू शुड नो, है ना? क्या होती है लिटरेचर? व्हाट इज लिटरेचर? ओरल वर्क्स, आइडियाज, इमोशंस, कल्चर, फिलोसफी, सोशल रियलिटी थ्रू पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, एपिक्स, ऐसे और मॉडर्न डिजिटल राइटिंग। इवोल्यूशन कैसे हुआ इंडियन लिटरेचर का? वैदिक लिटरेचर, एपिक्स, रामायण एंड महाभारत, शेपिंग मोरल एंड कल्चरल वैल्यूज। क्लासिकल संस्कृत वर्क कौन से हैं कालिदास के? अभिजा, शकुंतलम, इस तरीके के वर्क्स आपको जो है कोट करने हैं। कुछ भक्ति सूफी लिटरेचर होगी आपकी, मीरा के कुछ जो है जो सॉन्ग्स होंगे, लाल देद के कुछ सॉन्ग्स होंगे, कुछ भक्ति के सॉन्ग्स होंगे, सूरदास के कुछ सॉन्ग्स होंगे, कबीर के कुछ दोहे होंगे, वो लिटरेचर होगी। रामचरितमानस। फिर कॉलोनियल एरा की लिटरेचर, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो लिटरेचर है, सोशल जस्टिस या फिर रियलिज्म को लेकर। रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ लिटरेचर इन इंडियन सोसाइटी? सॉरी, कल्चरल प्रिजर्वेशन कर रहा है, ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस, फोकलोर और हेरिटेज। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, मल्टीलिंगुअल एक्सप्रेशंस को प्रमोट करता है, इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम को सेफगार्ड करता है, सोशल रिफॉर्म्स एंड अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने की बात करता है। जो प्रेमचंद की राइटिंग्स थी वो इम्पॉर्टेंट थी मॉडर्न टाइम्स में, इसीलिए प्रेमचंद की जो नॉवेल्स थी, जैसे गोदान हो गई, कफन हो गई, है ना, ये सब क्या है? ये इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स हैं उस टाइम की। दे आर दी मिरर्स ऑफ द सोसाइटी, दे वर दी मिरर्स ऑफ द सोसाइटी। नेशन बिल्डिंग एंड फ्रीडम मूवमेंट में रोल था इनका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। पेट्रियोटिक राइटिंग करते थे, है ना? सॉन्ग्स एंड पोएम्स, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट में क्या इनका रोल है? इट प्रमोट्स द वैल्यूज ऑफ ड्यूटीज, जस्टिस एंड राइटियसनेस। इट एनकरेजेस एम्पैथी, कंपैशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये आपका अगर जैसे लिटरेचर का कोई भी अगर ऐसे आ रहा है
तो आपने अगर इतने मल्टीपल डायमेंशंस में आंसर करना स्टार्ट कर दिया, तो आप ये सोचो कि आप +10 या +20 कैसे नहीं मतलब पाओगे उसमें। आपको +10 या +20 तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने इतनी डाइवर्सिटी दिखा दी एग्ज़ामिनर को, आपने कम से कम 10 डायमेंशंस अगर खोल दिए, तो पहली बात तो आपको सोचने में दिक्कत नहीं आएगी, आपकी थिंकिंग जो है बहुत मतलब अलग हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आपका कंटेंट इतना डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन में कैसे मदद करता है ये? मीडियम ऑफ डिसेंट एंड डिबेट। किस तरीके से आपने पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट चलती थी, तो उसमें किस तरीके की डिबेट्स होती थी? डिसेंट कैसे होता था? पोएट्री के थ्रू। जैसे कुछ पोएट्री, जैसे उस टाइम पे एक डिबेट, एक काफ़ी पॉपुलर एक वीडियो है, जिसमें श्रीमती सुषमा स्वराज जी कुछ कहती हैं, तो फिर उसका रिप्लाई जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह करते हैं। तो किस हिसाब से, किस पोएटिक लैंग्वेज में किया जाता है वो डिसेंट, वो मीडियम ऑफ डिसेंट एंड डिबेट। एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरेचर एज़ अ टूल ऑफ सोशल चेंज, कैसे टूल ऑफ सोशल चेंज कैसे है? इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट फॉर द ऐसे। किस तरीके से सोशल इविल्स के अगेंस्ट में ये जो है काम करता है, जैसे चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। कैसे लिटरेचर जो है आपकी और मीडिया मॉडर्न एरा में काम कर रही है। अब इसमें इश्यूज होंगे, कुछ कुछ चैलेंजेस होंगे। क्या है इश्यूज और चैलेंजेस? अब एक तो डिक्लाइनिंग रीडिंग हैबिट ड्यू टू डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, कमर्शलाइजेशन ऑफ लिटरेचर, लैंग्वेज एंड जो आपका जो लॉस ऑफ रीजनल डायलेक्ट, जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, कुछ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस, उनको तो हम खोते जा रहे हैं। स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड शैलो कंटेंट। अब इम्प्लीकेशन ऑफ वीक लिटरेरी कल्चर का क्या इम्प्लीकेशन है? इरोजन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, वीकनिंग ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, डिक्लाइन इन एथिकल एंड मोरल डिस्कोर्स, रिड्यूस्ड एम्पैथी एंड सोशल सेंसिटिविटी। अब री जो आपकी लिटरेचर है, वो किस तरीके से इंक्लूसिविटी को प्रमोट करती है, मार्जिनलाइज्ड वॉइस को बढ़ाती है, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करती है। अब वे फॉरवर्ड क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? थीसिस, एंटीथीसिस, देन कम्स द सिंथेसिस। वे फॉरवर्ड, इट विल प्रमोट रीडिंग कल्चर थ्रू लाइब्रेरीज। आप लाइब्रेरीज बनाइए, लाइब्रेरीज नई नई बनाइए, जिसमें आप रीडिंग कल्चर को प्रमोट करिए। पब्लिक कैंपेन्स चलाइए, रीजनल लिटरेचर को प्रमोट करिए, उसको प्रोटेक्ट करिए, एजुकेशनल रिफॉर्म्स करिए, थ्री लैंग्वेज ग्रांट्स दीजिए, फंड्स दीजिए, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करिए। और ये आपका कंक्लूजन। नेक्स्ट है आपका स्पेस इंडस्ट्री से। जो आपका स्पेस इंडस्ट्री जो है, वो सेक्शन बी में इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन बी में आपका एक ऐसे स्पेस से आ सकता है, स्पेस इंडस्ट्री से, जो कि साइंस एंड टेक का पार्ट है। Space industry of India represents a strategic pillar of national development, technological advancement and global positioning. हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ? अगर ये फैक्ट्स आपको याद रहेंगे, तो आप, जो मैंने आपको बताया था कि आप हिस्टोरिकली कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपका इंट्रोडक्शन का एक मेथड होता है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के थ्रू, उससे आप इसको ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं कि इस्टैब्लिश किसने किया इसको, इसरो का फॉर्मेशन कब हुआ, पहली सैटेलाइट हमने कब लॉन्च की, हमने जो है लॉन्च व्हीकल कैसे डेवलप करी, जो माइलस्टोन्स हैं हमारे, चंद्रयान 1, मंगलयान, चंद्रयान 3, आदित्य एल 1, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, इन स्पेस क्या है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द ऐसे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस इंडस्ट्री, इट हैज़ अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का मतलब क्या हुआ? कि स्पेस इंडस्ट्री हैज़ सिग्निफिकेंस इन बोथ military as well as civilian sector. That's why it is important. That's why it is strategic. Sorry. It enhances national security and surveillance through satellite based communications for the defense purposes. Navik वर्सेस जीपीएस। जीपीएस 1999 में हमें डिनाई कर दिया था ड्यूरिंग कारगिल वॉर, तो हमने अपना नाविक बना लिया, जिससे हमें ऑपरेशन सिंदूर में किसी के
जो है गिड़गिड़ाना ना पड़े, किसी से भीख ना माँगनी पड़े जीपीएस की। नाउ वी हैव बिकम सेल्फ रिलायंट, वी हैव अचीव्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन स्पेस, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? स्टार्टअप्स की ग्रोथ हो रही है। स्टार्टअप्स में एग्ज़ाम्पल स्काईरूट, अग्निकुल, पिक्सेल। सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं हम फॉरेन कंट्रीज़ की। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है। इंडिया का जो विज़न है कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, उसमें कैसे हेल्प कर रही है? डेवलपमेंटल इम्पोर्टेंस कैसे है? रूरल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। वेदर फोरकास्टिंग होती है तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। 45% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में है। वेदर फोरकास्टिंग बेकार हो गई तो एग्रीकल्चर हमारा रुइन हो जाएगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में किस तरीके से हेल्प करती है? टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन। साइंटिफिक इम्पोर्टेंस क्या है? डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, प्लैनेटरी रिसर्च, क्रायोजेनिक इंजन का डेवलपमेंट। की अचीवमेंट्स क्या है कोट करने के लिए? आपको ऐसे में कोट करना है तो ये की अचीवमेंट्स आप एक बार याद कर लो, जो भी आपकी की अचीवमेंट्स हैं। आदित्य L1 हो गया आपका, चंद्रयान 3 हो गया आपका, मार्स ऑर्बिटर मिशन हो गया आपका। चैलेंजेस क्या है? सो व्हाट आर दी चैलेंजेस? सबसे पहले है टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। अब टेक्नोलॉजिकल जो चैलेंज है वो है क्यों? व्हाई वी आर फेसिंग अ टेक्नोलॉजिकल चैलेंज? क्योंकि हमारे जो टॉप आईआईटीज़ हैं, उनके जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके ग्रेड्स हैं, वो आपके इसरो में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको सैलरी कम लगती है। वो जाना चाहते हैं नासा, जो कि आपको सैलरी अच्छी देती है। ये इंपॉर्टेंस है। ब्रेन ड्रेन के चक्कर में जो है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया से, इसलिए हम जो है स्पेस में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं कर पा रहे हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन द सेमीकंडक्टर इंपोर्ट्स। अभी हम रीयूजेबल जो लॉन्च व्हीकल है उसका डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का। अभी शायद हमने टेक्नोलॉजी वो अचीव नहीं की है। कुछ और भी चैलेंजेस हैं, जैसे आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले लिमिटेड बजट है, ठीक है? हाई आर-एन-डी कॉस्ट है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है। आपको 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 20 साल भी लग सकते हैं क्रायोजेनिक इंजन बनाने में। कुछ रेगुलेटरी और पॉलिसी इश्यूज़ हैं। इसरो आपका रेगुलेटर भी है और आपका जो है इंडस्ट्री भी है। ये लॉन्च भी करता है और रेगुलेट भी करता है। देयर इज़ स्ट्रेटेजिक कंसर्न एज़ वेल। मिलिटराइज़ेशन ऑफ स्पेस हो रहा है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है हमारा? फ्यूचर मिशंस क्या हैं? गगनयान मिशन क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को हमें किस तरीके से डेवलप करना है? वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले आर-एन-डी पे पैसा लगाओ, कोलैबोरेशन बढ़ाना है, रेगुलेटरी क्लैरिटी लेकर आनी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज करो। ये क्या इंश्योर करेगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इनिशियल तीनों चीज़ों को इंश्योर कर देगा। अगर पब्लिक और प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं वो साथ में आ गए, तो आपको रेगुलेरिटी जो है, रेगुलेरिटी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, पहली बात। फिर आपको फंड्स भी मिल जाएँगे। फिर ये कोलैबोरेशन का भी इश्यू सॉल्व कर देगा। काम सॉर्टेड है आपका। इनोवेशन को प्रमोट करना है, ये इनोवेशन भी प्रमोट करेगा क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर होगा। सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना है, डेब्रीज़ का मिटिगेशन करना है और आत्मनिर्भर भारत के विज़न को रियलाइज़ करना है। विकसित भारत 2047। और ये आपका कंक्लूज़न। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टूरिज़्म। टूरिज़्म इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या-क्या कोट्स आप यूज़ कर सकते हो, वो आप देख लेना एक बार। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टूरिज़्म? टूरिज़्म का मतलब क्या होता है? व्हाट आर द फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स अबाउट द टूरिज़्म? कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये टूरिज़्म, जो हम इस पे बात कर रहे हैं। कितने टाइप का टूरिज़्म होता है? टूरिज़्म रिक्रिएशनल टूरिज़्म होता है, एनवायरमेंटल टूरिज़्म होता है। जैसे हम जो है आपकी जो क्लीनेस्ट रिवर्स हैं, जो ट्रांसपेरेंट रिवर्स हैं मेघालय की, उसको देखने जब जाते हैं तो वो एनवायरमेंटल टूरिज़्म में आ जाता है। हिस्टोरिकल टूरिज़्म, जब हम सांची का स्तूप देखने जाते हैं वो हिस्टोरिकल टूरिज़्म में आ जाता है। एथनिक टूरिज़्म, कल्चरल टूरिज़्म, जब हम जो है पुष्कर मेला देखने जाते हैं तो वो कल्चर टूरिज़्म में आ जाता है, कल्चरल टूरिज़्म है वो। एडवेंचर टूरिज़्म, जब आज आप जो है माउंट एवरेस्ट पे समिट करने जाते हैं तो वो एडवेंचर टूरिज़्म में आता है।
हेल्थ टूरिज्म, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ हेल्थ टूरिज्म। रिलीजियस टूरिज्म, गया जाते हैं। म्यूजिक टूरिज्म, जो ग्वालियर का आपका जो म्यूजिक का घराना है वहाँ विजिट करने जाते हैं, जो तानसेन समारोह होता है उसमें जो टूरिज्म होता है। विलेजेस का टूरिज्म आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म तो हमने देखा ही है। डायमेंशंस क्या हैं, हिस्टोरिकल डायमेंशंस क्या हैं, सोशल कल्चरल डायमेंशंस क्या हैं, इंटरनेशनल डायमेंशंस क्या हैं और इकोनॉमिक डायमेंशंस क्या हैं। सो व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ, वन सेकंड प्लीज, व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। क्या है पॉजिटिव? फॉरेन एक्सचेंज आएगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरेगा, इंफ्रा डेवलप होगा, लोकल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेंगे। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो सकती है, इशू आ सकता है, डिपेंडेंसी बढ़ेगी हमारी, सीजनैलिटी पे इम्पैक्ट होता है कि ये सीजन डिपेंडेंट होते हैं कुछ टूरिज्म, क्योंकि आप जो है विंटर्स में, पीक विंटर्स में लद्दाख नहीं जा सकते, आपको समर्स का वेट करना होगा। ठीक है। इन्वायरमेंटल डिमेंशन क्या है? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? So, what are the challenges that India is facing due to tourism or in tourism? Infrastructural roadblocks. We do not have proper infrastructure. ट्रांसपोर्ट नहीं है, सोशल और इन्वायरमेंटल जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, है ना? वो भी इशू है, रिसोर्स का कंसर्न है, लैक ऑफ प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स ही नहीं है, स्किल्ड टूरिस्ट नहीं, टूरिस्ट जो आपके जो स्किल्ड होते हैं, जो आपके गाइड होते हैं स्किल्ड, वो नहीं है हमारे पास। फ्रेगमेंटेड पॉलिसी है, आपने अभी तक ये नहीं सुना होगा कि नेशनल टूरिज्म जो पॉलिसी है हमारे पास, क्योंकि वो है ही नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म पॉलिसी की ज़रूरत है। देयर आर सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न्स, वायलेंस होता है हेल्थ स्टैंडर्ड की वजह से, एंड देयर आर रेगुलेशन रिलेटेड इश्यूज़। अब इमर्जिंग टूरिज्म क्या है? रूरल टूरिज्म इमर्जिंग है, एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, लग्जरी टूरिज्म, इको टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म, दीज आर द इमर्जिंग टूरिज्म। सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है? ये एक प्रॉपर आपका एक ऐसे का टॉपिक बन सकता है जो प्रॉपर ऐसे आपको इसी में से इतने में से ही लिखना है। ये प्रॉपर बन सकता है आपका ऐसे का टॉपिक। कैसे इंश्योर करेगा? क्या इसके पॉजिटिव्स होंगे? क्या वो होगा इसका? लोकल प्रॉस्पेरिटी पे बिलीव करता है ये। एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी, सोशल इक्विटी, लोकल कंट्रोल, कम्युनिटी वेलबींग, कल्चरल रिचनेस, सॉल्यूशंस एंड वे फॉरवर्ड। अब इंडिया के रीसेंट स्टेप्स क्या है? अब जैसे अगर आप ऐसे स्टार्ट कर रहे हो, तो जो हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया था कि रिपोर्ट या फिर इंडेक्स से आप स्टार्ट करते हो अपने इंट्रोडक्शन को। तो इसमें कौन सी रिपोर्ट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक क्या है? दैट यू कैन कोट एंड यू कैन स्टार्ट योर ऐसे विद दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट और इंडेक्स। कंक्लूजन क्या है? कैसे सॉफ्ट पावर के लिए इंपॉर्टेंट है टूरिज्म? रोल ऑफ एसएचजीज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट लेक्चर। व्हाट इज द रोल ऑफ एसएचजीज? क्या फंक्शंस होते हैं एसएचजीज के, है ना? फंक्शंस क्या हैं? कैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हेल्प करते हैं? नीड क्या है? पॉवर्टी रिडक्शन है, सोशल कैपिटल बिल्ड करनी है। कुछ एग्जांपल्स जैसे लिज्जत पापड़ हो गया आपका, सेवा हो गया, कुदम्बश्री हो गया। कुछ एथिक्स के आपके कीवर्ड्स दैट आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर essay. You can quote these examples, these ethical keywords in your essay to make it more intellectually depth. है ना? You can show your intellectual depth by quoting these keywords in your essay. So you can note these down in your notebook and you can use these keywords in your essay. If you do not find the meaning of any of these keywords, you can mention and I will clear the meaning of that particular keyword. अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा था कि आपको एज दिलाने वाली चीज़ है ना? प्लस आपको कुछ एडवांटेज तो मिले, कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिले हैं जो मतलब आप कोट करके जो चीज़ें आप जो है गवर्नमेंट की जो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है ना? आपने सुना होगा, अब हर जगह हम लोग जो है स्ट्रैटेजिक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रैटेजिक आपकी ऑटोनॉमी। मतलब क्या है स्ट्रैटेजिक का? ये एक गवर्नमेंट की टर्मिनोलॉजी है और अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो आपको गवर्नमेंट की टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी। तो यही टर्म्स जो हैं आपको यूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो है किस तरीके की टर्मिनोलॉजी मैंने यूज़ की है, जैसे आपका नी जर्क रिएक्शन होता है। अगर आप प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं ले रहे हो, आप रिएक्टिव अप्रोच ले रहे हो, तो उसको आप नी जर्क रिएक्शन की तरह लिख सकते हो।
ये आप जार्गन्स यूज़ कर सकते हो। दीज़ आर दी जार्गन्स फॉर योर एसे, है ना? ये जार्गन्स आप यूज़ कर सकते हो एसे में। अगर आप नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो तो आप स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लिख सकते हो। आप जेंडर सेंसिटाइजेशन लिख सकते हो। अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स एक्स्ट्रा जो मतलब आपके कस्टोडियल डेथ्स होती हैं उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स बोलते हैं। ऑफिशियल उसका टर्मिनोलॉजी है, कीवर्ड है उसकी। फ्रॉम रेड टेपिज्म टू रेड कारपेट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इस तरीके के कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो। स्मार्ट गवर्नेंस, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। समाधान डॉक्ट्रिन, पंच प्रण, 5 resolutions. O3, outdated, overburdened, and overlapping institutions. These can be quoted in introduction or in conclusion or in the body part as well. So these are the few government terminologies that I have mentioned. You can note these down and you can use these keywords in your essay. And you can also use these in your GS paper as well. है ना? GS में भी यूज़ कर सकते हो आप और इसको आप अपने essay में भी यूज़ कर सकते हो। So these were the few topics that I thought important for the upcoming exam. So that's why I discussed these topics. I hope आपको समझ आया होगा सारे टॉपिक्स के बारे में जो भी हमने डिस्कस किया है। सो बाकी अभी जो टाइम बचा है थोड़ा उसमें हम लोग पीवाईक्यू कुछ डिस्कस कर लेते हैं, है ना? फिर उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं और फिर बाकी कल हम लोग पीवाईक्यूज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे और डिटेल में, ठीक है? जैसे अब ये है, ये वाला टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन ग्लोबल एनवायरनमेंट, चैलेंजेस एंड वे टू गो आउट। जो हमने ऐसे का जो आपका एनवायरनमेंट का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, अगर आप वो टॉपिक याद कर लो, तो क्या आप ऐसे ऐसे के चैलेंजेस नहीं लिख पाओगे? क्या आप वे आउट नहीं लिख पाओगे? क्योंकि एनवायरनमेंट में हमने इतना डिटेल में पढ़ा है कि व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं उस चैलेंजेस के और क्या वे फॉरवर्ड है। रिलेटिवली ये ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। अगर आपने वो लेक्चर ध्यान से देखा होगा, वो पीडीएफ पढ़ी होगी, उसके नोट्स बनाए होंगे और उसका रिवीजन किया होगा तो। For India's foreign policy, we have discussed today only India's foreign policy at present, condition and direction. अभी प्रेजेंट में कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन? व्हाट आर द challenges that India is facing? What are the opportunities that India has? एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला डायरेक्शन है क्या? क्या नेबरहुड फर्स्ट का डायरेक्शन है? क्या एक्ट ईस्ट पॉलिसी का डायरेक्शन है? क्या आपका वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ का डायरेक्शन है? क्या आत्मनिर्भर भारत बनाना है? क्या मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करना है? दीज आर द कीवर्ड्स दैट यू शुड यूज इन योर essay. In this essay, these are the important keywords that should come into your essay to make it more subjective or make it more Indian foreign policy related. Because if you do not use these keywords in your essay, then it looks a hollow essay. बहुत ही hollow लगेगा वो लगेगा एग्जामिनर को कि you don't know the provisions under the India's foreign policy, or you do not know the direction, that what is the direction, दिशा क्या है भारत की विदेशी नीति की। तो दिशा ये है दिशा। अब ये आपका स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। इंडिया में थर्ड नंबर पे आती है इंडिया पेटेंट रजिस्टर होने में, सॉरी पेटेंट नहीं, रिसर्च पेपर जो है पब्लिश करने में। पर पेटेंट में कितने नंबर पे आ रहे हैं? पेटेंट तो भैया रजिस्टर ही नहीं हो रहे हैं। तो इतने रिसर्च पेपर जब पब्लिश हो रहे हैं तो फिर पेटेंट क्यों नहीं रजिस्टर हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग प्लेजरिज्म में माहिर हैं। चुरा के कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर दिया, एआई से बनवा के डाल दिया। वेज ऑफ फ्यूचर, कैसे हायर एजुकेशन और रिसर्च इंडिया में फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या लिखोगे आप? जो भी आपने पढ़ा है, जो भी मैंने टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, आपको कुछ भी नहीं आ रहा एग्जाम में, वो टॉपिक्स ही आप लिख के आ जाओ। टॉपिक के ही पॉइंट बना के आ जाओ, आपका काम सॉर्ट हो जाएगा। जैसे आप इन्वायरमेंट का एक पॉइंट बना सकते हो कि रिसर्च इन्वायरमेंट में किस तरीके से हेल्प करेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरीके से हेल्प करेगी, स्पेस में कैसे हेल्प करेगी, टूरिज्म में, सस्टेनेबल टूरिज्म में किस तरीके से हेल्प करेगी, क्या स्टेटस है हायर एजुकेशन का, इक्विटी है या नहीं है,
जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। रूरल और अर्बन एरियाज़ में कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है। व्हाट इज़ द स्टेटस? So in this way you should write your essay and you should think, you should brainstorm your essay in such a manner. So this is important. And we have discussed this essay in great depth. तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की। Space, Science and India. We have discussed today only the topic of space. है ना? उसमें काफ़ी डिटेल में देख लिया हमने कि कैसे evolution हुआ, क्या challenges हैं, what is the way forward. So we have discussed PYQs as well. So I think this is enough for today. We will meet tomorrow in the 8th and the final lecture of essay. उसमें हम जो है अपने ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कुछ पीवाईक्यूज़ को और उसके बाद हम जो है ऐसे की सीरीज़ को वाइंड अप कर देंगे। फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो 9th एंड 10th लेक्चर में हम लोग ले लेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे एक्स, वाई, ज़ेड आपका कुछ भी डाउट हो, यू कैन कम अप विद दैट डाउट एंड आई विल बी देयर टू रिज़ॉल्व योर डाउट रिलेटेड टू essay. So thank you so much for watching this lecture. We will meet tomorrow. Thank you so much.